तो एक बार ये बताएंगे कि बच्चों लास्ट क्लास में क्या मैंने आपको स्टेट ऑफ गैस क्लियर कर दिया था कि नहीं? या तो ये पढ़ाओगे, इससे पिछली स्लाइड पढ़े होगी, ये तो मुझे याद है। ये याद नहीं आ रहा कि स्टेट ऑफ गैस मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी कि नहीं। स्टेट ऑफ गैस के अंदर फिजिकल कंडीशन होता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीजें अगर हैं आपने पढ़ ली है तो बता दीजिए, यस और नो में बताइए। सर यस फॉर हमने पढ़ रखा है, और नो फॉर नहीं पढ़ रखा, और यस के लिए वाई एंड नो के लिए एन। वेरी श्योर। ओके, काजल कह रही है नहीं पढ़ा है, ठीक है। कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ बच्चों ने कट मारा है क्लास का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये भी दोबारा कर लेंगे, ब्रीफ में कर लेंगे, ताकि आप लोगों को याद भी आ जाए। जिनने पढ़ा है उनको, मतलब जिनको याद है कि पढ़ा था, वो लोग भी एक बार ब्रीफ कर लेंगे। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आगे की चीजों के ऊपर से हमारा कट ना पड़े। जितनी हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है वो मैं बता देता हूँ बिल्कुल ब्रीफ में। बच्चों स्टेट ऑफ गैस के बारे में बात चल रही है कि स्टेट ऑफ गैस क्या होता है। स्टेट ऑफ गैस जो होता है बच्चों, स्टेट ऑफ ए गैस, ठीक है, इसको बच्चों आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है तो इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस। सर ये भी कोई सिंपल नहीं है, फिजिकल कंडीशन भी नहीं पता मैं, ठीक है, ये भी समझाएंगे फिजिकल कंडीशन क्या होता है। बच्चों फिजिकल कंडीशन जो होती है दैट इज डिफाइंड बाय स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। सर ये भी नहीं पता। अब बच्चों अब पता चलेंगे, और फिर हम स्टेट वेरिएबल्स पढ़ के वापस जाएंगे स्टेट ऑफ गैस पे, ठीक है जी। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, बच्चों इन तीनों चीजों से बच्चों आप लोग वाकिफ तो हैं। आप लोगों ने सारी चीजें अपनी रेगुलर लाइफ में भी, कॉमन लाइफ में भी ऑब्जर्व कर रखी है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ ली होंगी, और अब तक के जो चैप्टर्स आए हैं आपके उनमें भी इनका यूज हो चुका होगा कई बार। तो सर प्रेशर के बारे में बताइए थोड़ा सा। प्रेशर बच्चों क्या होता है गैस के टर्म्स में, अगर बात करें सिर्फ गैस के टर्म्स में, तो ये गैस मैंने कंटेनर में ले लिया। ये गैस क्या करेगी बच्चों, इस कंटेनर की जो वॉल है ना, ये वाली वॉल है, इस वॉल के ऊपर आपकी क्लास जो है स्टेट ऑफ गैस हम पढ़ चुके हैं यार शायद। एक सेकंड यार, लेट मी चेक अपना बैच, क्योंकि शायद मैं बहुत आगे था। हमने तो गैस लॉज भी पढ़े हैं ना शायद। हाँ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉ भी पढ़ चुके हैं, वही तो। ठीक है, मैं आपको स्टेट वेरिएबल्स बता के पूरा प्रेशर वगैरह बता चुका हूँ, फिर तो ज्यादा नहीं। स्टेट वेरिएबल्स जिनको याद नहीं है उनको बता के फिर अगले लॉज पढ़ते हैं। याद ही नहीं था मेरे को, फिर अभी याद आया कि यार पढ़ चुके ये चीज तो। बच्चों प्रेशर का होता है कि फोर्स जो लगती है वो हमारी प्रेशर से डिफाइंड होती है, ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू थैंक यू। शायद मैंने चैट बॉक्स पे भी ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, रीता ने बताया कि बॉयल्स लॉ तक पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को अगर याद नहीं है मैं बताया, तो बच्चों प्रेशर का मतलब फोर्स है, टेम्परेचर बच्चों हीट से रिलेटेड है डेल क्यू से, और स्पीड से रिलेटेड है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से, आपको इतनी जरूरत पड़ने वाली है। और वॉल्यूम बच्चों साइज से रिलेटेड है, गैस ने कितनी जगह घेर रखी है वो वॉल्यूम से हमको पता चलता है। और बच्चों क्योंकि ये तीनों चीजें एक फिजिकल स्टेट बताते हैं, तीनों फिजिक्स के वर्ड है, इसलिए ये फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस को डिफाइन करते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस को ही स्टेट ऑफ गैस कहते हैं। सर स्टेट ऑफ गैस इज फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस विच इज डिफाइंड बाय प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चे ब्रीफ कर दिया, जिनको ऐसा लग रहा था ना कि नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आज के लेक्चर में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, और मेरा 1 घंटा खाली है, इसके बाद ब्रेक है, तो ये क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको फिर से ये पीछे की चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारा असली मुद्दा है वहां चलते हैं। आज का जो चार्ल्स लॉ हमें पढ़ना है उस पे आते हैं। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो ओके, थोड़ा सा किसी को पढ़ाया भी हुआ मैंने, 15 का लेक्चर है। इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों चार्ल्स लॉ की बात करेंगे हम लोग। यहाँ भी कुछ कुछ लिख रखा है मैंने, एक से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बिल्कुल ये जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। चार्ल्स लॉ के अंदर जो है हम लोग V प्रोपोर्शनल टू T पढ़ेंगे,
किसको कांस्टेंट कर देंगे सर? अगर बी और टी का रिलेशन है तो बाकी के लोगों को हम कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है सर, बाकी के लोगों को कांस्टेंट कर देंगे। बाकी के कौन लोग हैं सर? प्रेशर और मोल्स। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, बस एक सेकंड बच्चों, मैं फाइल डाउनलोड कर लूं। ओके, ये स्लाइड साफ हो गई। मतलब चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ से पहले मैं आपको बॉयल्स लॉ थोड़ा सा याद दिला दूं। यहाँ पे बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था बच्चों? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये चीज डिराइव करी। सर इनवर्स का मतलब होता है प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी। ठीक है सर। सर डायरेक्ट का मतलब होता है अगर ये P ऐसे होता, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सर ऐसा और होता कि प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सर प्रेशर बढ़ रहा होगा, और अगर वॉल्यूम घट रहा होगा तो प्रेशर घट रहा होगा। ये होता है सर डायरेक्ट का मतलब होता है। लेकिन ऐसा सर बॉयल्स लॉ में नहीं होता। बॉयल्स में अपोजिट होता है, यानी कि इनवर्स होता है। तो प्रेशर बढ़ने के ऊपर सर वॉल्यूम घट रही होती है, प्रेशर घटने पे सर वॉल्यूम बढ़ रही होती है, और वॉल्यूम बढ़ने के ऊपर प्रेशर घट रहा होता है सर, और वॉल्यूम घटने के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होता है। ठीक है सर। इसके अंदर सर किसको कांस्टेंट लेते हैं बच्चों? एन और टी को कांस्टेंट लेते हैं। ऐसे जो है हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। ऐसे ही सेम पैटर्न के ऊपर हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ में क्या होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन पता नहीं डिस्कस किया है कि नहीं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम आज की लेट होने के चक्कर में थोड़ा टाइम लूज कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कर लेंगे हम, इतना मुश्किल नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड में से कर लेना, अगर किसी को ना आए तो बता देना। बॉयल्स लॉ शीतल समझ आ गया ना? और कोई दिक्कत नहीं, अभी ना बॉयल्स लॉ भी आगे दोबारा रिपीट हो गया। जब आइडियल गैस पे जाएंगे ना तो बॉयल्स लॉ फिर से आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चार्ल्स लॉ के ऊपर आते हैं बच्चों सीधे सीधे। अब चार्ल्स लॉ के अंदर क्या करेंगे मैंने बताया था जब बच्चों, जब बॉयल्स लॉ पढ़ाया था। हाँ वंशिका, बिल्कुल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल वहीं से पिक की गई। ठीक है। तो बच्चों जब चार्ल्स लॉ पढ़ाया था तो चार्ल्स लॉ सॉरी बॉयल्स लॉ पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि बच्चों दो चीजों को कांस्टेंट किया जाता है और किसी दो को हम रिलेशन सेटअप करते हैं। ठीक है, ओके, रिलेशन हम किसी दो के रिलेशन बिटवीन टू। तो सर चार्ल्स लॉ के अंदर कौन कांस्टेंट होंगे बच्चों? इसको पढ़ के देखते हैं, इसी से पता चल जाएगा। ये कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब पी तो कांस्टेंट मिल गया। उसके बाद बच्चों कह रहा है फिक्स्ड मास ऑफ गैस। फिक्स्ड मास के बच्चों मैंने पिछले लॉ के टाइम पे बताया था कि ये कंटेनर अगर क्लोज है, ना गैस इन आ सकती ना गैस आउट जा सकती है, तो इसका मास चेंज नहीं होगा। मास चेंज नहीं होएगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं, सॉरी मास चेंज नहीं होगा तो मोल्स चेंज नहीं होंगे, सॉरी। तो मोल्स जो है यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। बिल्कुल खुशबू, सही बताया आपने, बिल्कुल। इसके अंदर जो है प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं 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 नहीं, प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए सब लोग सुनेंगे। अब चैट बॉक्स को साइड में रख देंगे, सब लोग सुनेंगे। तो सर प्रेशर को और मोल्स को सर आपने कांस्टेंट किया है। इसके अंदर लिख रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, और लिख रखा है सर फिक्स्ड मास ऑफ गैस। सर फिक्स्ड मास ऑफ गैस का मतलब होता है कि मोल्स हमारे कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। तो सर अगर आपने ये वाली कंडीशन सिक्योर कर ली ना कि आपने प्रेशर को और मोल्स को कांस्टेंट कर दिया है, तो सर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम टेम्परेचर के। सर क्या होगा कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर सर बढ़ेगी या आपने बढ़ा दी, यानी कि सीधी बात यह है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी सर कैसे भी, तो सर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पक्की बात। सर अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही होगी तो सर टेम्परेचर भी साथ साथ डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, यही पक्की बात। सर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो सर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। ठीक है बच्चों। और सर अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया आपने तो सर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। ये बच्चों हमारा चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ है, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया। अब हमें ये पता है हम कैसे चेक करते हैं कि कौन कांस्टेंट है, पता है सर, लिखा होगा। एक तो आपने प्रेशर दिखा दिया लिखा हुआ, फिक्स्ड मास जहां लिखा होता है सर वहां पे ना मोल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। अब सर बात करें कि रिलेशन क्या आएगा, तो वो आएगा सर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि सर बी और टी का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक घटेगा तो सर दूसरा भी घटेगा।
ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ में आ गई है कि प्रेशर सॉरी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बच्चों पिछली बार मैंने क्या कहा था कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं तो हमें कांस्टेंट के लगाना पड़ता है। ठीक है सर, को इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों अलग अलग सिस्टम के लिए। हालिम आवाज ना एक बार आप फिर रिकनेक्ट करिए बच्चे, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है। हाँ मैंने भी आजकल ना ये लगा रखे हैं एक और सिस्टम पे, मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ मुझे सुन भी रहा है। तो हाल ही में एक बार आप ना रिकनेक्ट कर लीजिए, आ जाएगी फिर आवाज, या फिर थोड़ा सा नेटवर्क चेक कीजिए आसपास। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, सब लोग चैट बॉक्स पे नहीं आएंगे, चैट बॉक्स पे नहीं उतरेंगे, आराम से रख के सुनना है। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तभी आप लोग चैट बॉक्स छेड़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको इक्वालिटी से रिप्लेस करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले आते हैं सर के। सर इस के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है। अब मैंने ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर के लिया था, वो के अलग था, ऐसे तो ये के टू है, उस के की अलग वैल्यू आती है, वो प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन से आता है। यहाँ वाला जो मैं एक के कांस्टेंट मान रहा हूँ इसका आएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के डिवीजन से आएगा। ठीक है सर, आप एक कांस्टेंट मान रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट मानोगे तो सर क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, इक्वालिटी का आ जाएगा। ये लो जी, तो हटा दिया, v इक्वल के टी बन गया। अगर बच्चों v इक्वल के टी बन गया, ये मेरे पास एक और फॉर्म आ चुकी है किसकी, चार्ल्स लॉ की। सर ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये वाली सर फर्स्ट फॉर्म हो गई। सर इसके अंदर अगर मैं इस टेम्परेचर को यहाँ ले जाऊं यानी कि एलएचएस में, तो सर डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम के। ठीक है बच्चों, डिवाइड में ले आते हैं, यानी कि सर आप ये कह रहे हो v बाई टी जो है वो अब k के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, k के इक्वल हो जाएगा। ये बच्चों मेरी थर्ड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई, v बाई टी इक्वल के। ठीक है सर, अब सर इस बात का मतलब क्या होता है v बाई टी का बच्चों, इसका मतलब होता है कि अगर मैं v1 t1 v2 t2, मैं इस एक फिक्स गैस के जो भी मैंने अपने कंटेनर में एक सिस्टम में उठा रखी है उसके साथ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद ये मैंने गैस भर रखी है, मैं इसके वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर कोई भी छेड़छाड़ करके एक नया सेट बना लूं, v3 t3, कोई भी एक कॉम्बिनेशन बना लूं वॉल्यूम और टेम्परेचर का, उनका जब मैं डिवीजन करूंगा तो हमेशा के ही आएगा। यानी आप ये कह रहे हो सर v1 बाई t1 होगा, उसका भी डिवीजन के आएगा, v2 बाई t2 का डिवीजन भी सर के आएगा, सर v3 बाई t3 का डिवीजन भी के आएगा। सर अगर सबका डिवीजन सेम आएगा तो फिर सर आप ऐसा भी तो लिख सकते हो v1 बाई t1 इक्वल v2 बाई t2 इक्वल सर v3 बाई t3। हाँ जी बच्चों, लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों अगर समराइज कर लें, v1 बाई t1 इक्वल v2 बाई t2, ये बच्चों हमारी फोर्थ फॉर्म आ गई। और क्योंकि आपने इसको खुद डिराइव करना सीखा है, आप कितनी भी बार लिख सकते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म सिर्फ हमने स्टेटमेंट के लिए लिख ली, जैसा मतलब किताबों में फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है v3 के लिए भी कर सकते हैं, v4 कितनी भी बार इसको लिख लो, कितने भी सेट्स बना लो, आपका जो डिवीजन है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कैसे अलग अलग फॉर्म्स आई हैं, इनका क्या मतलब होता है अलग अलग इक्वेशंस का। ठीक है, तो सर अगर ये समझ में आ गया है तो इसके ग्राफ की जरा बात कर लें। मतलब ग्राफ जो होता है मेरा वॉल्यूम और टेम्परेचर का, इस ग्राफ के अंदर क्या है, टेम्परेचर मैंने आपको बच्चों कन्वर्जन बताया था केल्विन टू सेल्सियस। ये ग्राफ मैं आपको समझने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये ग्राफ बता रहा हूँ, पहले ये बताऊंगा फिर ऊपर वाला बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर ना फिर से वही चीज आने वाली है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और ये सब चीज हम लोग फेस कर रहे हैं कि आप लोगों को बच्चों इक्वेशंस नहीं पता है स्ट्रेट लाइन की, मतलब कुछ को तो पता है, सबको नहीं पता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ जी, जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे आपको पता चलेगा कि आपको टेम्परेचर देके ही इंक्रीज कर, टेम्परेचर बढ़ा के इंक्रीज कर पा रहे हो। जैसे देखो बच्चे, मान लीजिए आपके पास ये एक गिवन कंटेनर में कोई गैस है। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वंशिका, आपको तो पता है, ये मुझे पता है कि वंशिका को पता है, लेकिन सबको नहीं पता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पे ना जाते हुए पहले मैं आपको कर्व बताऊंगा केल्विन का, फिर बताऊंगा। और जो ये आपको ये और बता देता हूँ कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो सर टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा होगा रियल लाइफ में, इसका कोई एग्जांपल बताइए बच्चों। अगर आप गैस जो है, अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे ना तभी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वॉल्यूम बढ़ जाए तो आपके पास कोई तरीका नहीं है, जब आपने एन और पी कांस्टेंट कर रखे हैं तो फिर आपके पास एक ही तरीका है, आप उस चीज को हीट अप करना शुरू करो, हीट अप करोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यानी कि सर वॉल्यूम बढ़ाने का एक ही तरीका है, हीटिंग करना, और सर हीटिंग करने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चे रियल लाइफ में जो है, रियल अगर आप देखोगे रियल स्टडी में लैब में, तो ऐसे बढ़ता है टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने का एक ही तरीका है, हीट अप करके।
वॉल्यूम अगर बढ़ानी है, प्रेशर वेरिएशन आप कर नहीं सकते, मोल वेरिएशन कर नहीं सकते, तो फिर आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप उसकी हीटिंग करो। जब हीटिंग करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब जरा ना हमको कर्व बता दो। कर्व जो है बच्चों मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है, वी और टी के बीच में, वी और टी। और ये टी बच्चों मैंने केल्विन में लिया है। जब बच्चों ये केल्विन में लिया जाता है तो ये कर्व ऐसे आता है। यहाँ पे तो डॉटेड लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि सर टेढ़ी लाइन है। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे डॉटेड क्यों दिखाया है बच्चों, ये 0 केल्विन है। 0 केल्विन के पास में ऑफ कोर्स आपके पास इक्वेशन होगी बी इक्वल के टी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और सर ये ओरिजिन पे कट करती है ये लाइन, बिल्कुल मैथ्स तो यही कहता है। लेकिन बच्चों लैब में ना 0 केल्विन हम लोग ना एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। 0 केल्विन का मतलब आपको अगर फील ना आए तो -273 डिग्री सेल्सियस। सर -40 के ऊपर तो इतनी भारी बर्फ पड़ने लग जाती है, और -100 तो मतलब बहुत भारी हो जाता होगा। तो -273 तो बच्चों मेंटेन करना ही इम्पॉसिबल है। तो बच्चों जो 0 के पास का ग्राफ है ना, ये रियली ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ये एक्स्ट्रा प्लोटेड ग्राफ है। एक्स्ट्रा प्लोटेड का मतलब होता है कि आगे ये बिहेवियर है तो पीछे भी यही बिहेवियर आ रहा होगा। ये ग्राफ बच्चों रियल लाइफ में प्लॉट करके देखे भी जाते हैं कि क्या v इक्वल के टी सही है, क्या v और t सेम रेशियो से बढ़ रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ग्राफ बनाया जाता है। जब लैब में ग्राफ बनाया गया तो नीचे तक के यहाँ तक अगर पॉइंट्स आए तब तो हो गया, लेकिन जब नीचे के पॉइंट्स बनाने लगे ना तो वो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि ये वाली जो टेम्परेचर रेंज है ये बहुत कम हो जाती है, 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे जब आप जाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ठंड होने लग जाएगी, और -50 के बाद तो मतलब पॉसिबल ही नहीं लगता कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन बहुत भारी खर्चा आएगा ऑल दैट। और -273 तो ला ही नहीं सकते, दैट इज एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आप लोग पढ़ोगे कि जब -273 यानी कि 0 डिग्री जब केल्विन होता है ना तो हर चीज रुक जाती है। हर चीज रुक जाएगी, हर मॉलिक्यूल रुक जाएगा 0 डिग्री केल्विन के ऊपर, एंट्रोपी 0 हो जाती है बेसिकली। यानी कि सर 273 माइनस में जो आपका टेम्परेचर बता रहे हो सेल्सियस में, वो सर एक बहुत ही अलग चीज होती होगी। शायद हमारी आज तक की जो साइंस है वो तो हमें वो चीज ऑब्जर्व करके नहीं दिखा पाएगी। मे बी आगे के ईयर्स के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि -273 भी मेंटेन हो जाए और ये पता चल सके कि क्या होगा। बाकी थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशन होती है -273। जी शीतल, बिल्कुल आज के दिन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं, सारी दुनिया रुक जाती है। तो वो मतलब जितना भी जिस भी सिस्टम के अंदर आप मेंटेन करोगे वहां के सारे मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे, तो काफी मुश्किल है मेंटेन करना। इसलिए हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लोटेड बनाते हैं। एक्स्ट्रा प्लोट करने का मतलब है कि हमने अज्यूम कर लिया कि ऊपर जैसा कर्व आ रहा है वैसा ही नीचे भी आ रहा होगा। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा प्लोटेड कर्व है। सर v और t का जो कर्व है वो ऐसा आएगा। हमने सर याद कर लिया क्यों आ रहा है, कुछ बच्चों को पता भी है, क्योंकि ये y इक्वल mx लिखा हुआ है। y इक्वल mx प्लस c के अंदर सर c 0 हो गया, c इक्वल 0, तो सर y इक्वल mx लिखा हुआ है, इसलिए सर ये आ रहा है। और अगर किसी को इक्वेशन समझ में नहीं आती है बच्चों तो भी आपको याद कर लेना है, जब मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये वाला कर्व है। ठीक है सर, समझ आ गया, बहुत देर हो गई इस कर्व के ऊपर। ठीक है बच्चों, राइट वाला कर्व भी बच्चों मैंने इसीलिए छोड़ दिया है, इसके अंदर आपको बता रखा है अलग अलग प्रेशर के ऊपर क्या होता होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैं पढ़ के आ जाऊंगा किसी दिन, अभी तो नहीं आता है, लेकिन ये मैंने इसलिए छोड़ा है बच्चों क्योंकि प्रेशर के अंदर ज्यादा प्रेशर होने पे वीटी के कौन सा कर्व जा रहा है ऊपर, कौन सा नीचे जा रहा है, ये अभी आपको ग्राफ्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि स्लोप किसके ऊपर जाएगी किसके नीचे जाएगी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि के की जो वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन से कांस्टेंट पे, और फिर हम देख सकते हैं कि प्रेशर वगैरह वेरी करने से क्या नया ग्राफ आएगा, अलग अलग सिस्टम के लिए क्या क्या होगा, ये ग्राफ देख सकते हैं। लेकिन जब तक हमें स्लोप्स वगैरह का सबको आइडिया नहीं है, ये ग्राफ्स नहीं समझ सकते। जिनको स्लोप वगैरह का आइडिया है और ग्राफ्स देखने आते हैं वो इस ग्राफ को अपने आप भी समझ सकते हैं। उनके लिए मैं बता दूं, v इक्वल के टी के अंदर p इक्वल nRT में से b इधर, तो nr बाई p, ये जो k होता है वो nr बाई p होगा। सर nr बाई p होगा अगर k, तो सर अगर अलग प्रेशर के लिए एक सिस्टम, सर हमने P1 प्रेशर के लिए v इक्वल के टी देखा, P1 और n करके, सर मैं एक नया सिस्टम लेके आ रहा हूँ P2 और n, सर मैं उसका जब कर्व बनाने जाऊंगा v इक्वल के टी का, तो वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, उसकी स्लोप ज्यादा होगी कम होगी, वो आप k इक्वल एन आर बाई पी से देख सकते हैं कि k जो है यहाँ पे इसमें ये एन आर बाई पी है, यानी कि स्लोप जो है वो एन आर बाई पी है। तो प्रेशर घटाने से स्लोप की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, तो फिर वो कर्व
नीचे आ जाएगा। इसका मतलब सर जो आपने दिखा रखा है P1 का कर्व प्रेशर बढ़ाने की वजह से, यानी कि प्रेशर बढ़ाने की वजह से अगर स्लोप नीचे आ जाएगी तो जिसकी सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो कर्व सबसे नीचे होगा। तो ये वाले ग्राफ को ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि सर ये कैसी बातें चल रही हैं, वो इस चीज को स्किप कर सकता है कि स्लोप वगैरह क्या है और कौन सा कर्व ऊपर जाएगा कैसे नीचे जाएगा। जिनको स्लोप का पता है उनके लिए मैंने बता दिया है कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू P इक्वल NRT से NR/P आती है। ठीक है, P1 नहीं वंशिका, P1 ज्यादा नहीं है, P1 की स्लोप ज्यादा है। अगर आप देखेंगे मैंने क्या बताया फॉर्मूला NR/P। तो क्योंकि P1 जो है कम है, अगर P1 कम होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर ये पूरी वैल्यू कम हो गई तो V इक्वल KT जो Y इक्वल MX प्लस C की जो लाइन है इसके अंदर M क्या है, यहाँ पे K है, यानी कि स्लोप घट जाएगी। ठीक है, स्लोप अगर घट जाएगी तो कर्व नीचे आ जाएगा। स्लोप मीन्स tan थीटा, बिल्कुल। अब इतना मैथ नहीं छेड़ेंगे हम लोग कि इसके ये जो थीटा आ रहा है इसका जो tan थीटा अगर मैं कर दूं तो मेरा स्लोप आ जाए, इतना मैथ्स नहीं छेड़ेंगे। अभी के लिए मेरे को सिर्फ ये कर्व बताना है। मैंने आपको 0 डिग्री केल्विन का बता दिया है और 0 केल्विन में बता दिया, बेसिकली सेल्सियस का नहीं बताया क्योंकि उसके अंदर भी मेरे को नेगेटिव इंटरसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। y इक्वल mx प्लस c के अंदर c नेगेटिव होगा ये सब, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ, क्योंकि ये सबसे बेसिक ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले लैब में यही प्लॉट हुआ होगा। ठीक है, केल्विन वाले स्केल के ऊपर, उसके बाद फिर एक्सट्रापोलेशन और चेंजेस कर बुरा के बाकी के बना लेते हैं। ठीक है सर, ये कर्व हो गया है। अगर बच्चों कर्व भी हो गया, अलग अलग फॉर्म्स भी हो गई, तो अब सब बच्चे मेरे को क्वेश्चन करके दिखाएं। सब बच्चे पेन और कॉपी निकाल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आपको लगभग समझा दूंगा। इसके अंदर 2-3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के अंदर। एक आपको चार्ल्स लॉ यूज करना है, ठीक है। एक पार्ट बच्चों आपका यूनिट कन्वर्जन का है, सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर। और एक पार्ट बच्चों आपका कैलकुलेशन है, सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारा काम तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर तो चार्ल्स लॉ समझना है, लेकिन आपकी यूनिट कन्वर्जन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या चीज मिस नहीं करनी है ये भी। इसके अलावा आपका प्रीवियस नॉलेज के अंदर से आर आर यूज नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए, आर इसमें यूज नहीं हो रहा है। आर के बारे में आइडियल गैस पे ही बात करें। अभी के लिए जो है बच्चों आपको यूनिट कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है, ये बता देता हूं मैं। इस सैंपल ऑफ हीलियम गैस लेके आए बच्चों हमने, उसके अंदर क्या किया, 500 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर वो हीलियम गैस प्रेजेंट है और उसका टेम्परेचर है 373 केल्विन। ठीक है जी, ये हो गया। और हाँ बच्चों, एक बात ना मैंने आपको ऊपर नहीं बोली, जो मैं मिस कर गया हूं बोलनी, तो ऊपर चलते हैं। V इक्वल KT या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, दिस T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है बच्चों केल्विन में, यानी कि ये जो सारे के सारे रिलेशंस फॉलो होंगे ये तभी सही होंगे, तभी वैलिड होंगे जब आप टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखोगे। आपका टेम्परेचर केल्विन में होगा, पूरी केमिस्ट्री में केल्विन में चलेगा। अगर कहीं पे सेल्सियस दिख रहा है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, वरना कहीं मिस्टेक कर दोगे। आपको केल्विन में ही रखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं सेल्सियस में ले लेता हूँ, लास्ट में कर दूंगा, लास्ट में अगर मिस हो गया या कोई मिस्टेक हो गई तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए जहां भी आपको सेल्सियस दिखे हटाओ सेल्सियस, मार भगाओ सेल्सियस को, सीधा आप केल्विन में ले आएंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है बच्चों केल्विन में, केल्विन में जो टेम्परेचर होएगा वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के अंदर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया जाता है। PV इक्वल NRT में भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, जहां भी मैं T यूज करने वाला हूं टेम्परेचर के लिए वो सब एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स होंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब बच्चों केल्विन में है, केल्विन में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर केल्विन में टेम्परेचर होगा तो ही आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा और ये लॉ वैलिड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात और समझ लेनी है, अगर आपका जो है कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस वगैरह में होता, अभी तो यहाँ पे एक टेम्परेचर दे रखा है हमने और दूसरा हमें निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर, बिल्कुल दूसरा हमें निकालना है। तो अगर हमें ये सेल्सियस में दे रखा होता ना तो हम इसका कन्वर्जन करते, आगे में भी और क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर सेल्सियस में होगा तो हम केल्विन में कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आगे चले, ये क्या कह रहा है कि हीलियम गैस ले रखी है मैंने किसी कंटेनर के अंदर, वो 500 सीएम क्यूब, सीएम क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। सर क्यूब दिख रहा है यानी वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब दिख रहा है सर वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम की बच्चों यूनिट होती है सीएम क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरी वॉल्यूम है एक स्टार्टिंग में। सर स्टार्टिंग में तो मेरे पास इनिशियल ना वॉल्यूम आ चुकी है, ठीक है सर, उस वॉल्यूम को ना जो मैंने मेंटेन कर रखा है 373 केल्विन पे कर रखा है, तो बच्चों इनिशियल टेम्परेचर भी आ गया 373 केल्विन मेरा टेम्परेचर है। ठीक है जी, टेम्परेचर आ गया।
कह रहा है जी कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर बताओ एट विच वॉल्यूम विल बिकम 260, 260 सीएम क्यूब वॉल्यूम हो जाए, वो किस टेम्परेचर पे लेके जाऊंगी 260 हो जाए। इसका मतलब कह रहा है सर कंटेनर के अंदर ना गैस है, उसकी वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको दे रखे हैं। ये सर पूछ रहा है कि ये ना इसकी वॉल्यूम चेंज करना चाहता है 260 तक, तो ये चेक कर रहा है सर कि मैं टेम्परेचर के साथ क्या करूं कि 260 पे आ जाए। इट जस्ट वांट्स यू टू कैलकुलेट द टेम्परेचर। बच्चों अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो हमें सीधी बात है चार्ल्स लॉ लगाना होगा। लेकिन आपको चार्ल्स लॉ लगाना है कैसे पता चलेगा, उससे पहले आपको एक और चीज कंफर्म कर लेनी होती है कि क्या सर मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे इसने ना लास्ट लाइन में लिख दिया है अज्यूम द प्रेशर इज कांस्टेंट। सर प्रेशर का काम हो गया। बच्चों मोल्स को भी हम कांस्टेंट मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोल्स के चेंज के बारे में कहीं नहीं लिख रखा। अगर चेंज के बारे में नहीं लिख रखा या फिर चेंज की वैल्यूज नहीं रखी तो सर कांस्टेंट ही रहा होगा। एग्जामिनर या तो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि कांस्टेंट है, या फिर अगर नहीं भी कह रहा है तो हम मान लेंगे, और कोई तरीका है नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर सर मोल्स अगर मैं चेंज नहीं मानू, सॉरी कांस्टेंट ना मानू चेंज मानू, तो सर मैं वैल्यूज कहां से लेके आऊंगा, क्या चेंज मानू, कितने मोल्स चेंज हुए, सर कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं मोल्स को कांस्टेंट मान रहा हूं। इसलिए बच्चों मोल्स भी कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर इसने प्रेशर की भी लाइन ना लिखी होती ना प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आप उसको भी कांस्टेंट मानते, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ऐसे सोचेगा कि ये काम करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हटा देता हूँ, क्या पता बच्चे कंफ्यूज हो जाए टाइम वेस्ट कर ले, ये सब चीजें करी जाती है। हाँ शीतल ने तो आंसर भी निकाल दिया, ठीक है। तो बच्चों आपके मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट है। उसके बाद बच्चों आपको ये पता चल गया कि आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यानी कि चार्ल्स लॉ लगाना है। उसके अंदर में मैं आपको बता दूं कौन सी फॉर्म लगानी है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, V बाई टी इक्वल के वाली लगानी है। बिल्कुल फाइनल फॉर्म नहीं बताइए कौन सी लगानी है, सब लोग कैलकुलेट करेंगे। एक बच्चे ने मुझे आंसर बता दिया, सब लोग कोशिश करेंगे, सही या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश पूरी ईमानदारी से करनी है। चलिए बच्चों 3 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग सॉल्व करिए। हाँ बिल्कुल वंशिका का आंसर भी ठीक है। अप्रोक्स ही बता दीजिए मुझे आप लोग, जरूरी नहीं कि आप लोग कैलकुलेटर यूज करें, या कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। मैं यही कहूंगा कि आप लोग कैलकुलेटर्स ना ही यूज किया करें, ना ही क्लास में और ना ही अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करें, कहीं पे भी आप कैलकुलेटर्स यूज ना करें, क्योंकि आपके जो फाइनल पेपर्स होंगे ना, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे उनके अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ग्रेजुएशन से पहले एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ग्रेजुएशन में होता है सर, हाँ होता है, पेपर में कैलकुलेटर लेके जाते थे, मस्त लीगल होता है। तो ग्रेजुएशन में होता है, लेकिन उससे पहले के सारे एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो सब बच्चे याद रखेंगे कि कैलकुलेटर की आदत कम करनी है। आज से जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी शार्प होती जाएंगी और टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएंगी। बड़ी कैलकुलेशन भी हाथ से करो, अच्छा रहेगा। ये वो चीजें बताता हूँ मैं आप लोगों को जो मैंने मिस करी। मैं बड़ा कैलकुलेटर चलाता था, बड़ी सी कैलकुलेशन दिखी तो मुझे पता होता था कि कर तो मैं सकता हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करूँ, उससे मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई कभी। जी सर उसमें साइन की भी वैल्यू निकाले, हाँ जो वो वाला कैलकुलेटर नया लेके जाते हैं ना कॉलेज में, उसके अंदर साइन वगैरह सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। अब तो मेरा खो गया, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो खो भी गया। ठीक है बच्चे मेरे को आंसर बता रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सही आंसर बता रहे हैं बच्चे, और जो 9-6 तक बता रहे हैं उनके अंदर से आधे लोगों ने पक्का कैलकुलेटर यूज किया होगा। ठीक है चलो, ठीक है हमारे आंसर्स आ चुके हैं। सर के की वैल्यू क्या होगी, ओके ठीक है अनुष्का, आपका ये डाउट क्लियर किया जाएगा कि आपको के की वैल्यू से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, कोई बात। अगर आप इस चीज पे अटक रहेंगे के की क्या वैल्यू होगी, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप के की वैल्यू मत ढूंढो, V1/T1 इक्वल V2/T2 करो। ठीक है अनुष्का, के की आपको जरूरत नहीं है, आपको V1/T1 और V2/T2 करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन चार के अंदर से V1T1 V2T2 के अंदर से तीन दे रखे हैं, आपको चौथा मिल जाएगा। हल्की सी कैलकुलेशन है बस, और यूनिट कन्वर्जेंस भी है। बिल्कुल वेरी गुड शीतल, ऐसे ही करना था। हाँ कोई बात नहीं, किसी किसी को डाउट आ जाता है। अर्चना ने लिखा है 193/6, तो शायद आप 0.96 लिखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बाई 6 ही लिखना चाहते हो तो गलत है, फिर चेक करिए क्या मिस्टेक किया। ठीक है 1 मोर मिनट बच्चों, उसके बाद हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। 1 मोर मिनट, 8:23 तक। सॉरी सॉरी सॉरी,
ठीक है कर लो, बाद में ही सीखूंगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने अपना एफर्ट ले लिया है, कुछ लोगों ने आंसर निकाल भी लिया है, कुछ लोगों ने कोशिश कर ली है ईमानदारी से। ठीक है, अगर कोशिश हो गई है तो फिर सही उत्तर तक पहुंचा जाए, अगर नहीं पहुंचे थे तो अब पहुंचा जाए। तो ये जो मैंने लिखा है इस सबको मैं साफ कर देता हूँ और शुरू से करते हैं क्वेश्चन। आंसर बच्चों इसका 193 के आसपास ही है, जैसा मेरे को याद है। जिनका 193 के आसपास आंसर आ रहा है उनका ठीक है, जिनने अपने हाथ से कैलकुलेशन की है उनका अगर 180 के आसपास वगैरह भी आ रहा है, किसी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से अप्रोक्स आ रहा है 80s में आ रहा आंसर, तो भी ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले सेम टेक्निक, जब बॉयज लॉ क्वेश्चन किया था तब भी सर हमने, हाँ फिर ठीक है, हाँ मैं समझ गया था अर्चना, क्योंकि बाकी नंबर देख के ना 6 में समझ गया कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेरे को लगा अगर आपने इंटेंशनली बाय 6 लिखा है तो फिर चेक करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बच्चों तो क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों जब बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन किया था तब हमने क्या किया था कि सर हमने ना सारे के सारे प्रेशर और वॉल्यूम ढूंढने की कोशिश की थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से। सर यहाँ भी वही करेंगे, हमारे पास जितने वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी चीज मिल रही है सर उनको हम नोट डाउन कर लेंगे नंबर डाल डाल के। ठीक है बच्चों, सैंपल ऑफ हीलियम जिसकी वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हम ये लेते हैं, यानी कि सबसे पहले मेरे पास इसने बोल भी दिया सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारी यूनिट है वॉल्यूम की, लेकिन इसने सामने लिख भी रखा है। कई बार क्या होगा वो सीधा कह देगा कि हीलियम गैस ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, तब आपको पता चलना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो वॉल्यूम ही होगी। ठीक है सर, ओके देख लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें वॉल्यूम मिल गया है, वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको बच्चों ऐसे मार्क कर लेंगे। पहली वॉल्यूम मिली है आपको अब तक, V1 लिख लेंगे। जब बच्चों 1 लिखते हैं इसका मतलब पहली स्टेज, एक स्टेज के लिए हम लिख रहे हैं 1 इज फॉर नाउ फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो भी चीजें हो रही होंगी दैट इज 1। तो सर वॉल्यूम 1 जो है हमारा वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चों कह रहा है एट 373 केल्विन, यानी कि ये जो आपने गैस उठाई है 500 वॉल्यूम जिसकी है वो ना 373 केल्विन पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है सर, 373 पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये उसी स्टेज की बात चल रही है। हाँ बच्चों उसी स्टेज की बात चल रही है, तो सर ये ना T1 होगा पक्का। हाँ बच्चों तो ये हो गया मेरा T1 373 केल्विन। अच्छा इसमें यूनिट कन्वर्जन नहीं था, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसने कहा कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम विल बिकम 260, यानी कह रहा है कि कोई टेम्परेचर कैलकुलेट करो, यानी कि अगर अलग टेम्परेचर होगा तो अलग स्टेज बन जाएगी, उस स्टेज को क्या नाम देंगे T2। अगर टेम्परेचर की बात चलिए कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ये हमें ढूंढना है तो सर वो T2 ही रहा होगा, तो T2 सर हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चों, एट विच उस T2 वाली स्टेज के ऊपर वॉल्यूम हो चुकी होगी सर 260, सर V2 की वैल्यू आ चुकी है अपने पे 260 सीएम क्यूब। ठीक है सर 260 सीएम क्यूब। अब सर इसने क्या रखा कि प्रेशर को कांस्टेंट मान लो, ये तो बहुत अच्छा कर दिया सर, प्रेशर को कांस्टेंट बता दिया। नहीं बताता तो सर चेंज के बारे में नहीं बता रखा तो कांस्टेंट ही होगी, हम मान लेते। ठीक है बच्चों, प्रेशर इज कांस्टेंट। सर मोल्स के बारे में क्या करें, मोल्स के बारे में तो कुछ नहीं बोल रखा, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो बच्चों कांस्टेंट, या तो बोल देगा कांस्टेंट है, अगर नहीं बोलेगा तो हम मान लेंगे कांस्टेंट। अगर चेंज के बारे में नहीं बोल रखा तो भी कांस्टेंट, अगर हमें दो वैल्यूज नहीं दे रखी मोल्स की, एक ही दे रखी है, अगर कह देता कि 5 मोल्स ऑफ हीलियम गैस है जिसकी वॉल्यूम इतनी है तो ठीक है 5 वैल्यू दे रखी है, लेकिन चेंज के लिए नहीं बता रखा। अगर दूसरे नंबर ऑफ मोल्स ने बता रखे कि इतनी देर बाद इतने मोल्स हो गए तो फिर वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं। अब सर प्रेशर और मोल्स जब कांस्टेंट होते हैं तो सर हमारी जो है आंखें चमकती सीधी चार्ल्स लॉ के ऊपर, यानी कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वाला जो लॉ है ना उस पे आंखें चमकते हैं। अब सर जो आपने ये अलग अलग लिखे ना V1 T1 V2 T2, ये तो सर मेरे को एक फॉर्म याद दिला रहे हैं उस लॉ की, V1 बाई T1 इक्वल V2 बाई T2। सर ये वाली फॉर्म याद दिला रहा है, V1 बाई T1 इक्वल V2 बाई T2। सर ये वाली फॉर्म याद दिला रहा है। इसके अंदर से तीन चीजें सर मेरे पास है, तीन चीज है सर एक इक्वेशन में, चौथी चीज कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। ठीक है सर, आपने वैल्यूज रखिए, सर वैल्यूज रखोगे तो आएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों एक बात ना मैंने पहले इंश्योर कर ली कि ना यूनिट्स मेरी सेम हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा यूनिट हो सेम हो, टेम्परेचर के अंदर जरूरी है कि ऐसा यूनिट हो। सर आप अगर पी कांस्टेंट नहीं होगा फिर क्या करेंगे दोबारा, बच्चों अगर पी कांस्टेंट लिखा नहीं होगा तो हम कांस्टेंट मान लेंगे,
अगर P कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज बता रखा है, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा, फिर तो हजार बातें हैं। फिर प्रेशर जो चेंज होगा वो तो हजार तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट ना लिख रखा हो क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपको दो अलग अलग प्रेशर ना दे रखे हो, एक ही प्रेशर दे दिया, तो आप क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर को आपने कांस्टेंट मान लेना अगर सेम प्रेशर बताया गया है तो। ठीक है, अगर नहीं भी बताया गया तो भी मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ आज लोगों का क्वेश्चन करना है, अभी तो पढ़ा है प्रेशर कांस्टेंट होएगा ही। ऐसा नहीं है हर जगह पे ही ऐसा होगा, हर तरीके के क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई होगा कि अगर आपको चेंज के बारे में नहीं बताया जाता है तो फिर आप उस यूनिट को कांस्टेंट मान लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी क्रिएट कर सकते हो कि क्या चेंज आया होगा, तो वो कांस्टेंट ही रही होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि यूनिट कन्वर्जन का मैंने पहले ही चेक कर लिया कि दोनों की दोनों सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स जो है मैंने ऐसा यूनिट में नहीं लिए, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा यूनिट में लिया जाए, सेम यूनिट में होने चाहिए बस। ठीक है सर, सर टेम्परेचर जो है ऐसा यूनिट में होना जरूरी है, केल्विन में ही होना जरूरी होता है। तो बच्चों मैंने ये इंश्योर कर लिया कि 373 जो है केल्विन में है, दूसरा टेम्परेचर है नहीं, तो सेम करने की कोई चक्कर है नहीं, सिर्फ एक है उसको मुझे केल्विन में बना लेना है। सर सारा मामला सेट हो गया, अब कर दो। तो V1 की वैल्यू बच्चों मैंने 500 सेंटीमीटर क्यूब लिख ली है, T1 की जो वैल्यू आएगी वो 373 केल्विन। V2 की वैल्यू बच्चों क्या है, 260 सेंटीमीटर क्यूब। T2 बच्चों में फाइंड आउट करना है, बहुत हल्का सा मैथ्स है। T2 आ जाएगा LHS पे, ऐसे ये इधर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ये भाई सब नीचे आएंगे, और ये वाले भाई सब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे, कर पुरा के क्या आएगा 260 इंटू 373 बाय 500। बच्चों अगर मैंने मैथ्स में कोई मिस्टेक नहीं करी होगी कैलकुलेशन में, तो मेरा आंसर आ जाएगा 193 पॉइंट, जिसने कैलकुलेटर से किया था मैं उसका सही मान रहा हूँ किया होगा, 193.96 केल्विन। 193 तक मुझे पता है कि सही है, 0.96 मैंने कैलकुलेटर वाले बच्चे से देख के कॉपी किया। बच्चों आई होप सबको समझ में आ गया है, कैलकुलेशन में कुछ लफड़ा किया हो तो मुझे पता नहीं, कोई लिखने में, बाकी क्वेश्चन ही हमारा सही है, बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। बताइए बच्चों समझ में आया है क्वेश्चन? सही है भाई, सारा सही है, देख लिया मैंने, कैलकुलेशन चेक करें। ठीक है बच्चों, अगर सबको समझ में आ गया तो फिर हम बढ़ेंगे आगे अगले लॉ पे, जिसका नाम है गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ के अंदर अब ना आप लोग कहाँ थे आप इससे पहले, सर इतना अच्छा, अरे यार ठीक है ओके, ठीक है ठीक है। क्लास के बीच में कोई डिस्ट्रैक्टिंग बातें नहीं करेगा, क्योंकि मैं बातें खींचने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं बातें बहुत ज्यादा करने लग जाता हूँ, तो क्लास के बीच में हम लोग सिर्फ सीरियस बात करेंगे, और अगर कोई बिना बात की बात करने का भी काम है तो मेरा काम है। प्रेशर वाला कांस्टेंट अनुष्का, एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट का मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिख दिया गया है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, ये आप अज्यूम करिए, तब आप चार्ल्स लॉ अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट अगर मेरे को ना बोला होता बच्चे तो भी मैं इसको कांस्टेंट मानता, क्योंकि आप ये सोचिए, मैं इस लाइन को कट कर रहा हूं, पूरी इस लाइन को अगर मैं कट कर दूं, ये बताइए बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये बता रखा है कि प्रेशर क्या है, या कुछ बता रखा हो कि प्रेशर में चेंज हो रहा है? जब तक मुझे प्रेशर के चेंज के बारे में पता ना चले तब तक मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, चाहे मेरे को क्वेश्चन के अंदर कोई प्रेशर लिख भी रखा हो, लेकिन मेरे को अगर प्रेशर चेंज के बारे में पता नहीं चल रहा, तो बच्चे मैं अपने हिसाब से अज्यूम नहीं कर सकता कि कोई प्रेशर चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूं तो मुझे पता होना चाहिए ना क्या चेंज हो रहा है, इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा होगा, इसीलिए नहीं बताया गया। तो बच्चे अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट की लाइन ना लिख रखी हो, क्वेश्चन में साफ साफ ना बता रखा हो कि प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आपको अज्यूम कर लेना है, इनडायरेक्ट तरीके से बताया हुआ होता है आपको एग्जाम करने, प्रेशर की वैल्यू ना देके, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको एक प्रेशर दे देगा, अगर आपको दूसरा प्रेशर नहीं मिला इसका मतलब चेंज आया ही नहीं होगा, अगर दूसरा प्रेशर नहीं है तो भी आप उसको कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, कई बार क्या होता है उस प्रेशर का कोई काम नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन एग्जाम में डाल देते ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए प्रेशर क्यों दिया, इसलिए आप लोग ये देख लेंगे अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है बच्चों, इट गिव्स द गे-लुसैक पढ़ना है। गे-लुसैक अब पता है, अब तक आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो कि हम दो को करेंगे कांस्टेंट और दो के अंदर बताएंगे चेंज। ठीक है, दो को कांस्टेंट और दो के अंदर चेंज। अजीब मौसम चल रहा है, पंखा ना चलाओ तो गर्मी, चलाओ तो सर्दी लगती है। इट गिव्स द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशन। ठीक है सर, इसके अंदर ना हमारा जो रिलेशन है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बताया जाएगा। इसका मतलब सर पक्की बात है एन और बी को ये लोग कांस्टेंट करके चलेंगे। हाँ जी भाई, कांस्टेंट करके चलेंगे, लिख रखा है
एट फिक्स्ड वॉल्यूम V इज कांस्टेंट, फिक्स्ड मास यानी कि मोल इज कांस्टेंट। उसके ऊपर क्या होगा बच्चों, लिख रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर उस केस के अंदर, किस केस में बच्चों, मोल्स और वॉल्यूम्स कांस्टेंट होने के केस के अंदर सर प्रेशर जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर डायरेक्टली का मतलब होता है ऊपर V और T के केस में हमने समझ लिया है, P इंक्रीज मतलब सर T इंक्रीज, P डिक्रीज मतलब सर T डिक्रीज। ठीक है सर, P इंक्रीज हो गया, T इंक्रीज का मतलब सर P इंक्रीज, और T डिक्रीज का मतलब P डिक्रीज। सर ये मतलब हो जाता है हमारा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का। इसके बाद सर अगर हम बात करें कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की अगर अलग अलग फॉर्म्स लिखना चाहे तो सर सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम लिख देंगे P इक्वल KT। ठीक है सर, ये एक फॉर्म आ गई। उसके बाद सर हम इस P को ना दूसरी साइड ले जाएंगे, डिवाइड में ले लेंगे, सर दूसरी फॉर्म आ जाएगी P बाई T इक्वल K। सर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है ये फॉर्म लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग सेट्स बताते हैं, P1 T1, P2 T2, ऐसे करके सर हम लोग ना अलग अलग सेट्स बना लेते हैं। सर जब हम लोग अलग अलग सेट्स बना लेंगे फिर हम सर ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। इन सब सेट्स के लिए सर ये डिवीजन कांस्टेंट रहेगा। सर ये कांस्टेंट जो K है ये सर वॉल्यूम वाली वैल्यू है क्या बच्चों, इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन मैंने K से रिप्रेजेंट किया है। जनरली सारे के सारे कांस्टेंट में K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग चाहे तो अपनी इच्छा से कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, आप इसको P बाई T इक्वल Q कांस्टेंट भी मान सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, K से इसलिए माना है। ठीक है, अब इतनी सारी केमिस्ट्री में चीजें, सारे के सारे वर्ड्स यूज हो चुके हैं, ए से लेके जेड तक सारे के सारे। सर हाँ बिल्कुल बन चुके हैं, पहले वाले फॉर्मूले की तरीके से हो गया। वहां पे हमने क्या किया था बच्चों, V1 और T1 के सेट्स बना के ऐसे करके लिख दिया था, V1 बाई T1 इक्वल V2 बाई T2, ऐसे लिख दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, P1 बाई T1 इक्वल P2 बाई T2, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। आप इसको P3 बाई T4 T3 भी एक्सटेंड कर सकते हो, 3 4 कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लिख लेते हैं बच्चों P2 बाई T2 इक्वल P1 बाई T1। चलो ठीक है, क्या आगे क्या पीछे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्म होती है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने अलग अलग फॉर्म्स लिख दिए हैं, सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। कोई इसको फोर्थ फॉर्म भी मान सकता है या अपनी मर्जी है, आपको चीजें समझ आ गई है तो 1 2 3 नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये चीज हो गई है, मैंने आपको गेल-लुसाक्स लॉ की सारी फॉर्म्स बता दी। ठीक है, सारी फॉर्म्स हो गई। तो बच्चों ग्राफ इसके अंदर हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इसका ग्राफ ना ऑलमोस्ट वही आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा P और T का। ठीक है सर, ग्राफ सेम आएगा। सर क्वेश्चन भी वही होना है यार, सेम वही चीज है, ये ना सेम चीज है क्योंकि V बाई T इक्वल K यहाँ वहां पे था, यहाँ पे P बाई T कॉन्स्टेंट है, बस इतना। बाकी की सारी चीजें सेम चलने वाली हैं। ठीक है, सिर्फ नाम बदलेंगे, यूनिट बदलेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग चेंज होगी। क्वेश्चन यही कराया जाएगा। मैं आपको क्या दे दूंगा, P2 T2 और P1 ये दे दूंगा, फिर T1 पूछ लूंगा, या फिर क्या करूंगा, P1 T1 ये दे दूंगा, T2 दे दूंगा और फिर मैं पूछूंगा आपसे P2, ऐसे करके। यानी कि कोई तीन दे देंगे, चौथा पूछ लेंगे, ऐसा ही इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। ये आपने ऊपर कर ही लिया बच्चों। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं बच्चों, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स के ऊपर कि सबको समझ आ गया है या मेरे को रिपीट करने की आवश्यकता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट N एंड V कांस्टेंट, Y एंड N में बता देंगे, सिर्फ Y और N लिख के भी बच्चे बता सकते हैं मुझे कि सर समझ आ गया। ओके ठीक है, क्लियर। कोई ऑल क्लियर मत लिखना कभी क्योंकि हमारे सर कहते थे ऑल क्लियर मतलब सब साफ, सब सर साफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब घर जाके सोएं। तो ऑल क्लियर हमारे सर कहते थे, ऑल क्लियर का मतलब तो भाई बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है अपना। अब आएंगे हम एवोगैड्रो लॉ के ऊपर। एवोगैड्रो लॉ बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका सबसे सरल अर्थ बता देता हूँ। इसका सबसे सरल अर्थ ये है कि मैं कोई एक गैस लेके आऊं, अगर मैं कोई एक गैस उठा के ला रहा हूँ और उसके मैंने प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, तो जैसे जैसे मैं उसके मोल्स बढ़ाऊंगा उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका एक तो सरल मतलब ये है। वन क्या हो गया सर, P एंड T कांस्टेंट के ऊपर सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मोल बढ़ाऊंगा तो सर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सर वॉल्यूम बढ़ानी तो मोल बढ़ाने पड़ेंगे, PT कांस्टेंट है। ठीक है, ये बच्चों इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक दूसरी चीज और हमारे काम आती है, वो कहती है कि अगर आपने किसी गैस को उठाया, उसका प्रेशर P T और N मान लीजिए कोई भी एक एक वैल्यू ली,
से P is A, V is B and N is C। आपने A B C वैल्यूज के ऊपर PT N ले लिए। अब आप एक दूसरी गैस लेके आए जो कोई और गैस है, पहली गैस अगर आपकी ऑक्सीजन थी, आप दूसरी लेके आए हाइड्रोजन, उसकी भी अगर आपने PTN की वैल्यू सेम कर दी A B और C, तो फिर बच्चों उसकी वॉल्यूम सेम होगी, उन दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। ये लॉ एक सेकंड बात ये बताता है कि सेम वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट सेम PT एंड N। यानी कि बच्चों आप कोई भी गैस उठा लाइए, उसके प्रेशर, टेम्परेचर और मोल, जितनी भी आपने 2 उठाई, 3 उठाई, 50 उठाई, 5000 उठाई, उन सारी गैसेस के अगर आप प्रेशर, टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट कर दोगे, सेम कर दोगे, यानी ठीक है सेम कर दोगे, कांस्टेंट नहीं सेम बोलते हैं, सेम कर दोगे अगर, तो सर उनकी जो वॉल्यूम होगी ना वो सेम निकलेगी। कितनी निकलेगी ये फिर कैलकुलेटेबल होता है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर अलग बात है, वो अभी हम थोड़ा सा देख भी लेंगे एवोगैड्रो लॉ के स्टेटमेंट क्या होता है, आइडियल गैस में देख लेंगे कैलकुलेट करना एक्चुअली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 22.4 लीटर का केस। 22.4 लीटर का मतलब बच्चों एसटीपी कंडीशन। एसटीपी शायद एस से स्टैंडर्ड होता है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस होती है और प्रेशर 1 एटीएम होता है, मुझे तो ये पता है, ठीक है। एसटीपी का मतलब है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, उतना ही प्रेशर के ऊपर अगर कोई भी गैस होगी तो उसका वॉल्यूम 22.4 होगा, एक मोल, हाँ सॉरी एक मोल होना चाहिए उस गैस का, तो उसकी वॉल्यूम 22.4 होगी। ये चीज आपके काम आ जाती है, कई बार आपको वॉल्यूम नहीं दी जाती गैस की, ये बोल देते हैं हाँ एसटीपी बच्चे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और मोस्ट प्रोबेबली 25 ही होता है। एटमॉस्फेरिक मेरे को क्लियर है 1 एटीएम होता है, टेम्परेचर शायद 25 ही होता है, ठीक है। मैं फिर कहीं बता दूंगा, बात ये है एसटीपी वैल्यू के ऊपर आपको बोल देगा कि जो हमारी गैस है ना वो एसटीपी पे एग्जिस्ट कर रही है और 2 मोल है, तो आप उससे समझ जाओगे 2 मोल का मतलब 22.4 गुना 2 यानी कि 44.8 लीटर, उस 22.4 लीटर यानी 44.8 लीटर हो गई सर। अगर 2 मोल आ गए, 1 मोल होगा तो सर 22.4। ये आपको बताया जा रहा है कि अगर एसटीपी के ऊपर आप किसी भी गैस को लेकर आओगे, एनी गैस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी वॉल्यूम मिलेगी 22.4 लीटर्स, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सर लॉ की स्टेटमेंट बता दो ताकि पेपर में बोर्ड में भी कुछ लिख के आए, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट क्या है? It gives relation between amount of gas and volume. It states that all the gases, दोनों बातें बोल रखी है, मैं बता रहा हूँ। It is the relation between amount of gas and volume. ये कहता है all the gases of equal volume under the same condition of temperature and pressure. इसने क्या कहा है? प्रेशर और टेम्परेचर सेम कंडीशन यानी कांस्टेंट, यानी सेम, सॉरी कांस्टेंट बोलने का आदत पड़ेगी ना, सेम, सारी की सारी गैसेस अगर सेम उस पे प्रेशर और टेम्परेचर पे सेम पे, और कह रहा है इट स्टेट दैट गैस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम भी सेम होंगी, तो फिर बच्चों उसके ना मोल्स सेम मिलेंगे, सेम मोल्स। आप चाहे कितनी ही गैसेस ले आओ सेम मोल्स मिलेंगे उनके अंदर, अगर उनके आपने पीटी और वॉल्यूम सारी चीजें सेम कर दी, जिनकी जितनी भी गैसेज उनका प्रेशर सेम हो, जितनी भी गैसेज उनका टेम्परेचर सेम हो, और जितनी भी गैसेज है उनकी वॉल्यूम भी सेम हो, तो उनके मोल्स सेम हो जाएंगे। ये बोलता है बच्चों एवोगैड्रो लॉ, बस नथिंग मच, सिंपल सा ये बोलता है कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये सारी की सारी चीजें अगर मैं सेम कर दूंगा तो मेरे मोल्स जो है मुझे सेम मिलेंगे। फिर मैं उसके अंदर जाऊंगा, गिनने जाऊंगा कि कितने मोल्स हैं, तो मेरे को सेम मिलेंगे। ये एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है बच्चों। इसका मतलब यही है कि पी टी एंड वी सेम तो सेम मोल्स, या फिर पी टी एंड मोल सेम, इसका इनवर्स भी सही होता है कि अगर पी टी और मोल सेम है तो फिर वॉल्यूम सेम मिलेगी उन सारी गैसेस के, ठीक है सर। सर इसके एक एग्जांपल आपने बता दिया कि पी टी एस टी पी पे हो और सर एन एक मोल हो, तो सर 22.4 लीटर मुझे गैस मिलेगी, चाहे कोई गैस, ठीक है बच्चों। यहां तक बताएंगे क्या आप सब मेरे साथ हैं? सही सही समझ में आ रहा है? एवोगैड्रो लॉ समझ आ गया है? ओके ठीक है, तो अगर सबको समझ आ गया फिर चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे।
बिल्कुल फर्जी इक्वेशन, लेकिन सबसे प्यारी इक्वेशन। फर्जी इक्वेशन क्यों? क्योंकि पी वी इक्वल एन आर टी डिराइव करना अभी बहुत आसान होने वाला है। मैं क्या करूंगा, मैं हर बार भूल जाता हूँ कैसे डिराइव करते हैं। तो बच्चों मैं सारे के सारे लॉज लिख लेता हूँ, सारे के सारे लॉज का स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर उसके अंदर से ढूंढ लेता हूँ कैसे मेरे को आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करनी है। ठीक है बच्चों, तो पहला लॉ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि पहला लॉ क्या था, और अपना काम भी हो जाएगा। ओके बच्चों, पहला लॉ जो था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V था। बच्चों जो सेकंड लॉ था हमारा, वो था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और बच्चों जो थर्ड लॉ था वो मेरा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फोर्थ जो है बच्चों, उसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कहा था मैंने ये कहा था कि अगर मोल्स जो है सेम होंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन अगर मोल्स बढ़ेंगे तो अगर सेम वॉल्यूम रहनी है तो फिर वॉल्यूम को भी बढ़ना पड़ेगा। इसलिए एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट ये भी होता है। अगर मैंने ऊपर नहीं लिखा है तो ऐसे लिख लीजिए, P T कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये भी एक स्टेटमेंट मान सकते हैं एवोगैड्रो लॉ का। ठीक है सर, मान सकते हैं कि आपको जरूरत थी इसकी तब बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, लेकिन आपको पता होगा कि मोल्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ने पे मोल्स बढ़ते हैं। इसके नेम भी लिख दीजिए सर, पीवी इक्वल एनआरटी। अच्छा, इन लॉज के ये लो नेम भी लिख देते हैं। बॉयल्स लॉ, ये वाला है बच्चों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के अंदर कॉमा कहाँ आता है ये मुझे भी नहीं पता, अंग्रेजों के नाम बड़े मुश्किल है। सारी साइंस भी इनने बनाई है, महेशरा देसरा मेसन बनाई तो मजा आ जाता। ये वाला जो फोर्थ था एवोगैड्रो। ठीक है जी, ये हो गया, ये भारी भारी नाम हो गए। अब सर इससे क्या करेंगे? तो इससे ना मैं कोई तीन उठाऊंगा और उन तीन का यूज करके अपन आइडियल गैस बना लेंगे। अब वो तीन जो मुझे लग रहा है, पहले तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। इसको लिखने वाला हूँ मैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, तो वो तीन बच्चों मेरे क्या हैं जिनके अंदर बी एल एच एस हो, यानी कि ये। ओके वेरी गुड वंशिका, ठीक है, ये संभाल के रखना है और इसको स्क्रीनशॉट को मेमोरी में डाल लेना है। मेमोरी में भी स्क्रीनशॉट मार लेना है इसका। ठीक है, याद रहने चाहिए आपको, क्योंकि नहीं सीधे पूछ सकते हैं आपसे बॉयल्स लॉ क्या क्या होता है, बॉयल्स लॉ के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है या क्या होता है, ऐसे सीधे पूछ लेते हैं। तो आपको नाम से भी याद रहने चाहिए, सिर्फ आइडियल गैस से काम नहीं चला करेगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो मतलब याद कर लेना बुरा नहीं है। मेंस में देने जाओ या आप जो भी पेपर देने जाओ, तो उससे जस्ट पिछली रात दोबारा से याद कर लेना कि कौन सा बॉयल्स था कौन सा चार्ल्स था। बीच में 2 साल भले ही याद ना रहे, ठीक है। फाइनल पेपर से पहले आप लोग याद करके जाएंगे कि कौन सा लॉ कौन सा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि आपको ना जब आप क्वेश्चंस करोगे ऐसा मस्त मजा आ जाएगा कि पीवी इक्वल एनआरटी जिंदाबाद, कौन बॉयल कौन चार्ल्स, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब ये हो जाएगा तो पेपर से जस्ट पहले की रात आप फिर से ये याद करके जाएंगे कि बॉयल्स लॉ कौन सा था, चार्ल्स कौन सा था, क्योंकि हो सकता है पेपर के अंदर 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन फंस जाए और वो आपको इस वजह से ना छूटे कि आपने ये याद नहीं किया था पीवी इक्वल एनआरटी के नशे में। इसलिए आपको दोबारा याद कर लेना वो, ठीक है। बच्चों वॉल्यूम को मैं इस तरफ ले आया हूं बॉयल्स लॉ में, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और प्रेशर को ले गया हूं आरएचएस पे। अब जो है मेरी तीन इक्वेशंस जो मैं यूज करने वाला हूं आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने के लिए, वो ये है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बच्चों जब प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो इन तीनों को मिक्स करके लिख सकते हैं ऐसे कि एलएचएस के ऊपर जो भी चीजें होती है ना, एलएचएस पे भी आरएचएस पे भी, उन सबको आप एक एक बार लिख लेते हो। अगर एलएचएस के ऊपर V 3 बार है तो आपने एक बार लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। आरएचएस के ऊपर क्या है सर? ऊपर है सर टी, यानी कि नोमिनेटर में टी है, और एन भी सर न्यूमिनेटर में है, और सर पी जो है वो डिनोमिनेटर में। तो सर ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा थोड़ा सा काम हो चुका है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन बाई पी। अब क्या करेंगे बच्चों, पी को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें तो चाहिए यही, हमें तो पता है यही होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, ठीक है, टी और एन। ठीक है, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन। अब क्या करेंगे बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए इक्वालिटी यूज करनी होती है। जब इक्वालिटी यूज करनी होती है तो हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सर इसको हटाएंगे और एक कांस्टेंट लिख देंगे। ये बच्चों मैंने इक्वालिटी लगाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, और फिर मैंने लिखा टी एन एज इट इज, और मैंने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया आर। अब इसको सेट करके आर को ले आएंगे बीच में, पी वी इक्वल एन आर टी। सुंदर प्यारी इक्वेशन, बहुत ज्यादा काम आएगी, हर चैप्टर में आएगी।
बच्चों पीवी इक्वल एनआरटी मैंने डिराइव कर दिया है, और अब इसके अंदर ना थोड़ी सी गैस कांस्टेंट पे बात होगी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होती है। बच्चों दो वैल्यूज हैं जो आपकी बहुत ज्यादा यूज होंगी, वही दो बताई जाती हैं, तीसरी कोई आपसे नहीं बताएगा। आपके पेपर के अंदर कई बार ऐसे लिख भी देते हैं कि क्वेश्चन लिखा होगा, मान लो ये क्वेश्चन आपने इतनी 2 लाइंस में लिखा, लाइंस के एंड पे लिख भी देंगे टेक आर इक्वल दिस, तो कई बार बता देंगे लेकिन कई बार नहीं बताता है। एग्जामिनर लोग ऐसे होते कि नहीं बताऊंगा, क्या पता ना ही पता हो, बच्चा मेरे भरोसे बैठो एक और क्वेश्चन मरवा दो। एग्जामिनर हमेशा यही चाहते हैं क्वेश्चन ना ही हो यार, क्यों ही हो रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों आर की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, इसलिए आर की बच्चों एक वैल्यू होती है 8.314 जूल, मोल -1 का मतलब पर मोल और पर कैलोरी, ये एसआई यूनिट्स वाली वैल्यू होती है। ये सर कब लेंगे बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि टी तो आपका हमेशा केल्विन में रहना ही है, तो ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, आपको कतई रट लेनी है बात, बिल्कुल जड़मत होत सुजान कर लेना है कि टेम्परेचर को मैं हमेशा केल्विन में ही लूंगा। ठीक है बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स के हिसाब से मैं आर की जो है वैल्यू चूज करता हूँ। प्रेशर जो है मेरा जब एसआई यूनिट में होगा मीटर क्यूब, और वॉल्यूम सॉरी प्रेशर मेरा पास्कल होता है, रटने की यही दिक्कत है, बोलता आदमी कुछ। प्रेशर बच्चों पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, यानी कि एसआई यूनिट्स में जब होंगे तब मैं आर की ये वैल्यू लूंगा 8.314। ठीक है जी। और जब बच्चों मैं लूंगा प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में, तो बच्चों मेरी ये वैल्यू यूज करनी है मुझे, ये होता है लीटर एटीएम पर मोल पर कैलोरी। ठीक है बच्चों, ये दो वैल्यूज हैं आर की। आर का नाम होता है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कौन है ये, आर भैया, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दो तरीके से वैल्यूज यूज करनी है, बिल्कुल वंशिका सही बताया है, 0.0821। ठीक है, अप्रोक्स ले रखा है ये 0.082 और 05 होता है शायद, 05 होता है हाँ, लेकिन इसको ना 505 को 10 मान के और फिर ऐसे कर लेते हैं, इतने अप्रोक्सीमेशन से कोई दिक्कत नहीं आती, हमारे आंसर सही आते हैं। तो 0.0821 और 8.314, ये दोनों की दोनों चीजें हमको याद रखनी है। बताइए बच्चों आया कि नहीं आया, आइडियल गैस इक्वेशन और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है हमने ये। हाँ बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत काम आती है, हर जगह काम आने वाली है। आइडियल गैस इक्वेशन तो पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली है, फिजिकल में सब जगह आएगी, हर चैप्टर के अंदर घसीट देंगे, 11th में भी 12th में। ठीक है बच्चों, अगर समझ आ गया है तो आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, 3 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, नो हेल्प नो हिंट, ताकि मुझे पता चले सर पास्कल और मीटर क्यों पढ़ा। ठीक है बच्चों, नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, जिनको समझ आ गया वो अपना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं और दूसरी चीज समझा रहा हूँ तो 1 मिनट और बढ़ा देता हूँ। 51 हुए हैं, 55 तक आपके पास एफर्ट करने का टाइम है, सब लोग एफर्ट करेंगे जिनको समझ में आ गया, उसके बाद फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, कोई हेल्प नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि पहले मैंने ऐसा किया कि आपको ना पूरा क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बस लास्ट में कैलकुलेशन तक आपके लिए बचता है। लेकिन अभी इसके अंदर आप खुद ढूंढिए कि आपको क्या करना है। सब बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश करोगे तभी बच्चों सवाल करना आएगा। अगर आपको हर बार पका पकाया मिल जाएगा ना, तो आपके दिमाग को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी क्या ढूंढना होता है। हर आदमी का दिमाग एक तरीके से सेट होता है, आपको बताऊंगा संगीता में 1 मिनट। हर आदमी का दिमाग सेट होता है कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ढूंढना शुरू करना है, हर आदमी का एक माइंड सेटअप बन जाता है, तो वो तभी बनता है जब आप बार बार क्वेश्चन करते हैं, काफी क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा आप लोग करेंगे। संगीता आपको मैं बताता हूं कि आर की वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम से कैसे देखनी है। एक सेकेंड, कचरा हटा दिया, ये वाला कचरा भी हटा दिया। देखो बच्चे, मैंने कहा आर का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी, मतलब जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं वो चाहे तो आवाज को थोड़ा सा डाउन कर लो, ठीक है, ताकि अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर सके। ठीक है बच्चे, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पी इक्वल एनआरटी जो आपकी गैस है, नहीं गैस इक्वेशन है, इसके अंदर बच्चों आपको आर की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। आर इज ए कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन वो जो वैल्यू है ना उसकी कांस्टेंट की, वो अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग हो जाती है। अब कौन सी किस चीज की यूनिट है सर, बच्चों यूनिट है वो जो बाकी की चीजें आप रख रहे हो, पी वी एन और टी, इनकी जो जो यूनिट रखोगे उसके हिसाब से आर की वैल्यू डिसाइड होती है कौन सी वैल्यू यूज करनी है। तो बच्चे मैंने ये कहा है कि टी और एन की तो जो यूनिट्स है वो तो 100% सेम ही रहनी है। क्या,
एन की सर मोल्स की जो यूनिट है वो मोल ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती, और कोई यूनिट ही नहीं होती सर मोल की। ठीक है जी, मिनी मोल वगैरह ऐसा कुछ होता है, लेकिन हाँ ठीक है, हर बार हम मोल में यूज करते हैं, बच्चे का दिमाग नहीं जाता उन सब चीजों के ऊपर, ये बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो सर एन जो है वो तो हमेशा मोल्स में रखा जाता है। सर टेम्परेचर आपने कह दिया है हमेशा केल्विन में रखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही यूज करना है, चाहे आपका सेल्सियस में मिल रहा हो आपको एब्सोल्यूट में ही कन्वर्ट करना है, चाहे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना हो इस इक्वेशन में, कोई भी टेम्परेचर चलेगा, तो भी सर मैं तो जो है केल्विन में रख के चलूंगा, तो मेरा आंसर सही होएगा हमेशा। आप अगर केल्विन में कर लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि टेम्परेचर की यूनिट के लिए आपसे कोई गलती नहीं होने वाली, तो केल्विन में ही हमारा टेम्परेचर रहेगा हमेशा। तो बच्चे दो चीजों की यूनिट्स तो हमेशा फिक्स हो गई, बच कौन गई इस इक्वेशन के अंदर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे, जब आप प्रेशर की यूनिट्स पास्कल रखोगे और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, अगर आपने आपके पास मान लो क्वेश्चन के अंदर P1 है, V1 है, P2 है, V2 है, तो अगर आप प्रेशर, आपको क्या करना होता है, यूनिट सबकी सेम करनी होती है, ये मैंने बताया भी होगा। सर सी को तो मैं कैसे सर वैल्यू बता दूं, अच्छा सी को, अच्छा ये वाला ना, ये अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो -6 डिग्री सेल्सियस है शीतल, -6 डिग्री सेल्सियस है। और चलो ठीक है, मैं कन्वर्जन बता देता हूँ, कन्वर्जन कैसे करना है आपको भी बता रहा हूँ संगीत, मैं वापस ये क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं। आपको सेल्सियस से बच्चे केल्विन में जाना है, जब सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है तो करना है अपने को ऐड 273, वैसे 0.5 होता है लेकिन आप सिर्फ 273 कर लो अप्रैक्स, तो -6 प्लस 273 प्लस किया है, लेकिन आप समझ रहे हो मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायो के हो, जो भी 10 तक तो इतना आ गया कि माइनस प्लस प्लस माइनस करना होता है, ठीक है, यानी कि 273 के अंदर से 6 घटेगा और आपका ये आ जाएगा 266 कैलोरी। ठीक है, हाँ जी संगीता, देखिए मैंने ये कहा है कि आपके P1 P2 अगर हो सकते हैं, अगर P1 P2 होते हैं तो आप इनको सेम यूनिट्स में लाओगे हमेशा। वो सेम यूनिट क्या होंगी, अगर मेरी पास्कल है, मैंने माना कि अगर मैं सेम यूनिट पास्कल में लेके आ रहा हूँ और बच्चे वॉल्यूम को भी सेम में लेके आऊंगा, तो वो क्या बना कि वॉल्यूम को सर मैं मीटर क्यूब में लेके आया, यानी कि बच्चे जब मैं अपनी यूनिट्स को पास्कल और मीटर क्यूब में ले आऊंगा, तब मेरी आर की वैल्यू ये यूज करनी है फर्स्ट वाली। ठीक है, और यही दोनों सेट्स यूज करने हैं अब से आपको, आप ना बार में नहीं ले जाएंगे, आप सेंटीमीटर क्यूब में नहीं ले जाएंगे, वरना आप आर की वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। आपके पास दो ही सेट है प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स के जो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इन यूनिट्स के लिए भी आर की वैल्यू होती है, उतनी नहीं रखनी हमें, ये दो हैं यही यूज होती है, इन्हीं से काम चलाना है, इसलिए यूनिट कन्वर्जन आना बहुत जरूरी बच्चे। उसके बाद बच्चे मैंने कहा है कि अगर आप कहो कि सर ना 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 मैं पास्कल में नहीं, मैं तो एटीएम में ले जाऊंगा, तो अगर आप एटीएम में अपनी प्रेशर लिखना चाहते हो तो फिर वॉल्यूम आप लीटर में लिखोगे और फिर आर की वैल्यू यूज करोगे 0.0821, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स यूज करनी है, ये आपका है आर, आर की वैल्यू डिसाइड करेगा आप क्या यूनिट्स यूज करेंगे। अगर आपने एक चीज डिसाइड कर ली प्रेशर वॉल्यूम के अंदर से कोई भी, अगर आपने डिसाइड कर लिया वॉल्यूम जी मैं मीटर क्यूब में लेके जा रहा हूँ, तो फिर आपको पास्कल में ही प्रेशर लेना पड़ेगा, ताकि आपको आर की एक वैल्यू पता है, वो कब वैलिड होगी, जब दोनों के दोनों पास्कल और मीटर क्यूब में होंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि एक मीटर क्यूब में दूसरा आपने पास्कल की जगह बार में ले लिया, फिर से आप ये आर की वैल्यू लोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आर की वैल्यू तभी आपकी वैलिड होगी जब पास्कल और मीटर क्यूब में है दोनों चीजें, ऐसे ही आर की जो दूसरी वैल्यू वो तब वैलिड होगी जब एटीएम और लीटर में। बताइए संगीता, समझ में आया? ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन का एफर्ट का टाइम चला गया होगा, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। ओके गाइस, टाइम अप, 88:56 हो गया, अब नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये जो है ये 6 OC जो है ये 6 डिग्री सेल्सियस है, और ये 6B -6 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्या कहता है, सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस है। अच्छा, अब तक क्या था बच्चों, आपको पता चल जाता था, ठीक है, कि चार्ल्स लो पढ़ा तो चार्ल्स लो का ही क्वेश्चन है, अब नहीं पता चलेगा। अब आइडियल गैस पढ़ी है, आइडियल गैस का ही क्वेश्चन है, लेकिन सीधा रिलेशन नहीं पता चलेगा, क्या रिलेशन यूज करना है। ठीक है सर, देखते सर फिर कैसे करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, सैंपल ऑफ, वैसे अगर किसी ने कर लिया हो तो आंसर लिख सकता है, वैसे मतलब पता चल जाए मुझे कि सही आंसर क्या है। तो गैस ले रखी है बच्चों मैंने नाइट्रोजन, ठीक है जी, नाइट्रोजन गैस ले रखी है, किसी कंटेनर में ले रखी होगी N2 गैस, ठीक है जी।
आपको ना रियल सिनेरियोज भी इमेजिन करना है कि हकीकत में क्या हो रहा होगा, ताकि आप फिर उस क्वेश्चन को ना इजीली मतलब कर पाते हो। अगर आप इमेजिन कर लेते हो ना कि रियल सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन को कर पाते हो। तो बच्चे सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 लीटर। तो आपको ये समझ में आया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्या चल रहा है जी, सिचुएशन V1 से लिखा जाएगा उस सिचुएशन को। उस टाइम पे सर 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों लिखा है एट प्रेशर 0.5 एटीएम, 0.500 लिखा है, उसका मतलब 0.5 है। तो आपने कहा सर इस स्टेज के ऊपर जो प्रेशर है ना वो है जी P1। तो बच्चों आपने नोट कर लिया, सेम स्टेज वालों को सेम नंबर देना है, ये आपको समझ आ जाएगा। इसने लिख रखा है ना वॉल्यूम इतनी एट इतना प्रेशर, यानी कि ये सेम टाइम की बात होगी, ठीक है जी। प्रेशर हो गया बच्चों 0.5 एटीएम। फिर से दोबारा ऐड करके लिख रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 OC लिख रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस एज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टाइपिंग में कुछ इशू आया होगा तो जिसने भी बनाया उसने ओ लिख दिया डिग्री की जगह, ठीक है। तो सर आप ये कह रहे हो कि इसी स्टेज का टेम्परेचर है ये भी, तो सर इसको T1 से लिखेंगे फिर। हाँ जी बच्चों T1 से लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा। सर आगे क्या लिख रखा है गलत, आगे पढ़ने गए गलत, यहीं की यहीं इसको कर दो बच्चों केल्विन में। 40 डिग्री सेल्सियस को यहीं की यहीं केल्विन में कन्वर्ट कर दो। सेल्सियस से केल्विन जाना होगा तो बच्चों ऐड करेंगे 273, ठीक है बच्चों। 40 के अंदर ऐड करेंगे, साथ साथ बच्चों यूनिट कन्वर्जन करते जाया करो, जिनका पता है कि मुझे फाइनल किस यूनिट में ले जाना है। अगर टेम्परेचर जो है मेरा फाइनली केल्विन में जाना है, बिल्कुल शीतल आपने सही बताया कन्वर्ट करके। अगर आपका फाइनल आपको पता है हर जगह पे मेरा टेम्परेचर केल्विन में जाएगा, अगर केल्विन में जाएगा तो यहीं पे सेल्सियस से केल्विन करके आगे बढ़ो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि छूट जाए या गलती हो जाए, ठीक है। सर 273 प्लस 40 शीतल ने बताया 1313 केल्विन, मान लिया जी सबने, ओके। तो बच्चों T1 जो है मेरा, अब मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ सीधे सीधे 313, बीच का कैलकुलेशन का पार्ट नहीं दिखा रहा, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा, सिंपल कुछ भी नहीं करना, 273 ऐड कर देना है, ठीक है। दिस इक्वल 313 केल्विन, ठीक है जी। अब अगली लाइन पढ़ सकते हैं। कहता है जी कैलकुलेट द प्रेशर, कह रहा है प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी कि अब किसी और स्टेज का प्रेशर रहा होगा, तो इसको बच्चों लिख लेंगे हम लोग P2, और इसको क्योंकि कैलकुलेट करना तो इसके सामने लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। ये हो गया सर P2 है, और हमें ये पता चल चुका है कि एक और स्टेज एग्जिस्ट करती है उस गैस की, कोई एक और स्टेज एग्जिस्ट करती है, कुछ और सिचुएशन में एग्जिस्ट करती होगी जिसके अंदर अलग प्रेशर, अलग वॉल्यूम, अलग टेम्परेचर वगैरह होंगे, ठीक है सर। कैलकुलेट द प्रेशर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड एट 225 cm क्यूब। सर दूसरी वॉल्यूम मिल गई है सर मुझे, तो सर वॉल्यूम की यूनिट देखी 225 cm क्यूब। सर मैंने नोट कर ली, V2 जो है हमें 225 दिया गया है, ठीक है सर। सर उसी स्टेज के ऊपर जो टेम्परेचर है ना मेरा, वो सर -6 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इन दोनों का पहली बात तो T2 पे जाने से पहले ही आपको इसका कन्वर्जन कर लेना चाहिए था। कन्वर्जन करना है तो बच्चों एक बात बताओ, किस में ले जाऊं मैं इसको, कैसे करेंगे वो तो अलग बात है। बच्चों मैंने देख लिया कि ऊपर जो मेरा प्रेशर है ना वो एटीएम में है, अगर वो एटीएम में है तो मुझे वॉल्यूम को लीटर में ले जाना चाहिए, मेरी दूसरी वॉल्यूम भी लीटर में है, तो मेरे को सिर्फ इसको कन्वर्ट करने से काम चला जाएगा। अगर मैं इसे किसी और यूनिट में ले जाऊं मीटर क्यूब में, तो फिर मेरे को सर प्रेशर को भी जो एटीएम वाला है ना उसको मुझे पास्कल में ले जाना पड़ेगा, और सर जो दूसरी वॉल्यूम लिखी हुई है लीटर में उसको भी मुझे चेंज करके मीटर क्यूब में ले जाना पड़ेगा। तो आप ये ना बहुत तरीके से सेलेक्ट करोगे कि कौन से को मैं कन्वर्ट करूं जिससे मेरा काम सबसे कम हो। तो बच्चों वॉल्यूम को जो है मुझे लीटर में ले जाना चाहिए ताकि मैं एटीएम लीटर वाला आर यूज कर सकूं, ठीक है सर। इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 1 लीटर में होते हैं 10 की पावर 3 cm क्यूब, ठीक है जी। यानी कि 10 की पावर 3 cm क्यूब में होता है 1 लीटर। अच्छा 10 की पावर 3 कितना हो जाता है 1000, यानी कि सर 1000 में 1 लीटर है, तो सर एक में कितने होंगे 1/1000 लीटर, 1000 cm क्यूब। सर 1 cm क्यूब में 1/1000 लीटर, सर यूनिटरी मेथड ऐसे बचपन में करते थे, ठीक है जी। अब बच्चों मुझे कितने चाहिए 225, तो बच्चों 225 cm क्यूब में कितने हो जाएंगे 225/1000 लीटर, इतने हो जाएंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा मेरा कन्वर्जन का वो हो जाएगा 225/1000 का मतलब हो जाता है 0.225 लीटर। मेन काम तो हो गया। अच्छा टेम्परेचर को और कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, -6 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 266 केल्विन। ये मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेगा लास्ट में। 627 केल्विन, शीतल क्या किया है 627, तो कुछ गड़बड़ की है भाई तुमने, बड़ी भारी गड़बड़ करी है, क्योंकि कहीं भी नहीं आएगा 627, चेक कर।
अच्छा 267, अच्छा 6 घटता है तिहत्तर में से 73 आता है। अच्छा ठीक है, कितनी क्लासेस से गलत पढ़ा हूं मैं ये भी नहीं पता है। याद करी हुई चीज की यही दिक्कत होती है। 267 ठीक है यार, शीतल ने गलत नहीं लिखा था, सही लिखा था उसने। 627 का मतलब 267 कहना चाहती थी, मैंने गलत लिखा है, सॉरी शीतल। ठीक है, तो बच्चों मेरा आंसर आ गया है T2 जो है 267 केल्विन है। हालांकि मैं इसको 66 लेता ना तो भी मैं इसको, हाँ कोई नहीं शीतल, बिल्कुल मिस्टेक तो होती है मुझसे, इतनी भारी हो गई, मैं गलत पढ़ा रहा था और मैं 2-3 क्लासों में गलत पढ़ा है। सबको बताना पड़ेगा मुझे जाके, वरना सोचेंगे कि ये कुछ और तरीके से 266 आता है। ठीक है, तो बच्चा T2 आ चुका है मेरा 267 केल्विन। ओके, तो अब ना, अब मुझे देखना है कि मेरे पास 4 टर्म्स होती हैं, पी वी टी और एन। आर तो बच्चों कांस्टेंट होता है, उसका तो मैं फैसला पहले ही कर चुका कि मैंने लीटर में और एटीएम में लिया है, तो उसकी वैल्यू मैं क्या लेने वाला हूँ, 0.0821। 0.0821 ये फैसला तो बच्चों में पहले ही कर चुका। अब बात आती है सर कौन कांस्टेंट है। बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। सर एन कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोई बात नहीं चल रही मोल्स के ऊपर। हाँ बच्चों यहाँ पे ना एन कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। अब बच्चों मैंने ये चूज कर लिया कि एन कांस्टेंट है। अब बच्चों में पी वी इक्वल एन आर टी लिखूंगा, ठीक है। इसको बच्चे इस फॉर्म में लेके जाऊंगा जिसमें एलएचएस के ऊपर सारे कांस्टेंट हो, सॉरी आरएचएस पे कांस्टेंट हो और एलएचएस पे वेरिएबल्स हो जिनमें वेरिएशन आ रहा है। या फिर आप कोई भी चूज कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ कांस्टेंट को राइट पे रखता हूँ, आरएचएस पे रखता हूँ, आपके जहां मन करे, लेकिन कांस्टेंट अलग छाट लेने और वेरिएबल अलग छाट लेने, ठीक है सर। ये बच्चों टेक्निक्स हैं जिससे ना क्वेश्चन आसानी से, मतलब कम टाइम में होगा। आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो सकता है कोई इसको सेट किए बनाए कर ले, लेकिन आपको ऐसे करना होता है, इससे ना आपका टाइम बच जाएगा, हर बार सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने ना वेरिएबल्स जो थे, वेरिएबल यहाँ पे सर पी वी और टी ये तीनों वेरी कर रहे थे, वी फॉर वेरी, तो सर मैंने इनको ले लिया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और सर एन और आर तो कांस्टेंट है तो इनको ले लिया सर मैंने राइट हैंड साइड। बच्चों ये लिख के मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले पी और वी के सेट बना के आपको बताया था कि P1 V1 जो होता है इनका सेट बना सकते हो, ऐसे अब की बार मैं किसका सेट बना रहा हूँ, P1 V1 T1 का, P2 V2 और T2। पीवी को एनआरटी क्या कह रही है जी, ये आप कोई भी सेट ले लो, इनका कोई भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कॉम्बिनेशन ले लो, राइट हैंड साइड वाली चीज नहीं बदलेगी, एनआर ही रहेगा। तो आपको समझ में आया, अच्छा जी ऐसा है। तो फिर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P1 V1 और T1 का जो सेट होगा उसके लिए मेरी क्या बनेगी, P1 V1/T1। पीवी को एनआरटी कह रही है इनका जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का जो सीक्वेंस है कि पी और बी ऊपर होने चाहिए और टी नीचे होना चाहिए। कोई भी सेट ले लो इस तरीके से करोगे तो एनआर के बराबर आएगा। मैंने लिख लिया जी इस वाले सेट के लिए ये इक्वेशन, ये मेरी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। आंसर अभी तक नहीं दिखाया सर, कोई बात नहीं, ये लो आंसर दिख गया साइड में। ठीक है, तो बच्चों P2 V2 और T2 इसका जो सेट बनेगा बच्चों वो बन जाएगा P2 V2/T2 इक्वल एनआर। ये बच्चों मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों मेरा काम खत्म हो जाता है यहाँ करके कि P1 V1/T1, एनआर दोनों सेम है तो इनको इक्वेट कर सकते हैं, P² इक्वल 4.7। ओके, तो P का रूट नहीं, P2 हो क्या, P2 कहना चाहते हैं 4.7, और शीतल आपका नहीं हुआ है क्योंकि मैंने साइड में अभी भी आंसर दिखाया और आंसर 1.898 आना चाहिए। तो बच्चे आप दोबारा चेक करेंगे इसको, और अब तो आप सुन ही लो, मतलब आप पता चले दोबारा कर रहे हो और फिर ये भी मिस हो जाए, तो अभी आप सुन लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आरएचएस के ऊपर एनआर है, तो एनआर की वैल्यू अगर मैं 2 बार ऐसे लिखूं, एनआर इक्वल एनआर, ये बात भी सही है, ये अगर मेरी थर्ड इक्वेशन है। अब एनआर की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखूंगा, इसके अंदर P1 V1/T1, सर राइट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा मैं सेकंड इक्वेशन से, P2 V2/T2। ये लीजिए बच्चों अपना काम ना बिल्कुल खत्म हो चुका है, फाइनल जगह पे आ चुके हैं। ऊपर से वैल्यूज उठाएंगे V1 P1 और T1 की, नीचे से वैल्यूज उठाएंगे P2 तो निकालना, V2 और T2 की। बच्चों ये वैल्यूज इसके अंदर रख देंगे सीधे सीधे, जब इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे तो वो आएंगी 0.5। V1 था बच्चों मेरा 1 लीटर और T1 था बच्चों 313। और बच्चों P2 मुझे निकालना है, एज इट इज लिख लिया। V2 जो है मेरा वॉल्यूम हो गया था 0.225, और बच्चों T2 जो है ये मेरा आया था 267 केल्विन। ठीक है जी बच्चों, इसको जब आप कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे तो P2 की वैल्यू आएगी 1.89। ओके,
वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल, अगर धीरे धीरे और हो जाएगी। शीतल का भी आंसर आ गया बच्चों, मेरा आंसर आएगा 1.89 ATM। ठीक है, आज का कार्यक्रम बच्चों यहीं तक था। जिनको समझ आ गया है वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आपके ना क्वेश्चन ज्यादा गलती आपको क्वेश्चन ना आने की वजह से नहीं होती है, जल्दबाजी की वजह से होती है, या कोई चीज मिस करने की वजह से होती है। तो अपना टाइम लेना चाहिए, एक बार ना क्वेश्चन को चेक भी कर लेना चाहिए। फाइनल पेपर के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि आप चेक भी करें। मैथ वाले अगर बच्चे हैं और वो मेरी तरह अगर एवरेज है तो उन्हें मिल जाएगा। यानी कि अगर वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो मैथ की मतलब पेपर्स होते हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं एडवांस का, तो मैथ वालों के लिए अगर जेई एडवांस होता है तो इतना टाइम मिलता है आराम से। मैं दोनों पेपर के अंदर मैंने 2 बार दिया और मैं आराम से बैठा रहा। हाँ वंशिका, आपको भी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इतनी देर तक रुकने के लिए, क्योंकि मेरे को तभी अच्छा लगता है जब बच्चे रुकते हैं, बच्चे सुन के जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास मेरी अभी की खत्म हो गई। तो मैं क्या बता रहा था आपको, आप लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं, जिनको लीव करना है। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूं। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग।